ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स हैं, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो है वो हम फॉर वन एंड सेवरल वेरिएबल के लिए कर रहे थे। फॉर वन वेरिएबल और दो केसेस थे, एक था कॉन्टीन्यूस और एक था डिस्क्रीट। अब हम देख रहे हैं कि इफ एक्स एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ये कॉन्टीन्यूस केस की बात हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स में कॉन्टीन्यूस केस है, वेरिएबल कॉन्टीन्यूस है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो कॉन्टीन्यूस के लिए होती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने किसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमने जो रिज़ल्ट पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि जो y इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्स है, इस केस में हमारे पास y की जगह पे क्या है, z है, z इज़ इक्वल टू यू ऑफ एक्स। इस पे दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि ये मोनोटोन हो। मोनोटोन हो मीन्स या तो वो इंक्रीजिंग हो मुसलसल, और सेकंड क्या है कि वो डिक्रीजिंग हो। अब अगर आप फंक्शन को देखें एक्स स्क्वायर को, अगर आप एक्स की वैल्यू जो है वो 1 रिप्लेस करते हैं तो भी 1 आंसर आता है। अगर आप एक्स की वैल्यू को -1 रिप्लेस करते हैं तो भी y इज़ इक्वल टू 1 आता है। इट मीन्स फंक्शन क्या है, मोनोटोन नहीं है। सेकंड, इसका क्या वे होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ये 2 पॉइंट्स पे इसको कट कर रही है। इट मीन्स ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 to 1 नहीं है, या फिर हम इसको कह सकते हैं जो 1 to 1 नहीं होता वो मोनोटोन भी नहीं होता। तो यही वाली रीज़न है जिसकी वजह से डायरेक्ट हम इस पे वो टेक्निक यूज़ नहीं कर रहे। हम क्या करेंगे कि इसको सेकंड वे से सॉल्व करेंगे। u ऑफ x हमारे पास एक्स स्क्वायर है, इज़ नॉट मोनोटोन, सो वी कैन नॉट अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक डायरेक्टली। इसलिए हम डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते। सो वी सॉल्व द प्रॉब्लम इन 2 स्टेप्स। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को 2 स्टेप्स में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ y इज इक्वल टू एक्स मॉड। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ z इज इक्वल टू y मॉड स्क्वायर। फिर हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, या फिर आप इसको एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इट मीन्स सबसे पहले हमने इसका डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। वो क्या बनता था आपके पास, ये आया था हमारे पास। ये चूँकि ऑलरेडी किया हुआ है, अदरवाइज़ आप दोबारा भी यहाँ पे कर सकते हैं। एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई, ये प्रीवियस एक क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास गिवन है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इट मीन्स उसका मीन क्या होगा, 0 होगा, उसका वेरिएंस 1 होगा, क्योंकि हम लिखते हैं एन ऑफ एक्स कॉमा म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। ये वाली इसकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये वाली नोटेशन होती है। इसमें अगर आप म्यू को 0 रिप्लेस कर दें और वेरिएंस को 1 रिप्लेस कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। तो अब देखें एफ ऑफ वाई जो है उसकी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और एफ ऑफ माइनस वाई की भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मीन्स ये वाली चीज़ आ जाएगी, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन तो एक ही है, इट मीन्स इन दोनों का डेंसिटी फंक्शन भी सेम रहेगा। तो इसको हमने 2 टाइम्स एन ऑफ वाई कॉमा 0,1 लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं कि एन ऑफ वाई कॉमा 0,1 मीन्स इसकी जगह पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि इस फॉर्म में होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ई रेज टू द पावर -1/2 वाई स्क्वायर, जिस पे कंडीशन होती है कि वाई जो है वो पॉजिटिव है। अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ कंसिडर द फंक्शन z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सिंस z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन द गिवन रेंज ऑफ y। अब हमने क्या कंडीशन लगाई है, यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव होता है। अब जब हम y को पॉजिटिव लेंगे तो वो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये मोनोटोन ही होगा। मोनोटोन 2 तरह से होते हैं, या तो मोनोटोन इंक्रीजिंग हो, मुसलसल इंक्रीज करता जाए, या फिर मोनोटोन डिक्रीजिंग हो, मुसलसल डिक्रीज करता जाए। तो यहाँ पहले जो थी वो y पे कंडीशन नहीं थी, पहले हमारे पास उसकी जो वेरिएशन थी वो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी थी। अब हमने क्या कर दिया कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में y हमेशा पॉजिटिव होता है।
तो इट मीन्स अब ये इंक्रीजिंग है इन द गिवन रेंज ऑफ वाई, और उसके साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी है। अब जिस भी पॉइंट पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जिस्ट करता है क्योंकि y ग्रेटर देन 0 है। तो ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक हम अप्लाई करेंगे, वो क्या थी कि ये जो आपके पास फंक्शन है, पहले आपके पास y इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स था ना, अब हमारे पास y की जगह पे z वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है और वो u ऑफ y है। हमने इसको किस लिए सॉल्व कर लेना है, y के लिए सॉल्व कर लेते होते थे, ऐसे ही करते थे। पहले हमारे पास x था, अब जस्ट नोटेशंस चेंज है। तो आपने z इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर को सॉल्व किया और यहाँ से y की वैल्यू z स्क्वेयर रूट आ गई और इसको आपने नए वेरिएबल w ऑफ z का नाम दे दिया। w ऑफ z आपके पास आ गया z स्क्वेयर रूट। इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन होता था कि इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा वो होगा f ऑफ w ऑफ y इंटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फर्दर w डैश ऑफ y। तो f हमारे पास कौन सा फंक्शन है, उसमें x की जगह पे w ऑफ y रिप्लेस कर देंगे और फिर साथ में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो इसको हमने न्यू नाम दे दिया, h ऑफ z का नाम दे दिया, और चूँकि हम g की बात कर रहे थे तो g ऑफ w ऑफ z आ जाएगा। इट मीन्स g ऑफ z स्क्वायर रूट आ जाएगा जो कि आपके पास इस फॉर्म में आ गया, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉर सेवरल वेरिएबल्स, इफ़ द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x1 एंड x2 इज़ f ऑफ x1 x2। अब ये दो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इट मीन्स हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि दो वेरिएबल्स के लिए आपके पास कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दो वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए अब जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें थोड़ी सी यूज़ होगी। f ऑफ x1 x2 हमारे पास है रेज़ टू द पावर माइनस x1 प्लस x2, जहाँ पे x1 भी पॉजिटिव है, y1 भी, x2 भी पॉजिटिव है। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू x1 ओवर x1 प्लस x2। अब इसका डायरेक्टली तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते कि दोनों एट अ टाइम वेरी करें, हम क्या करते हैं दोनों में से एक को फिक्स कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो इस पर हमने कंडीशंस चेक करनी है। y जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है, आपको पता है ओवर में x1 प्लस x2 है और x1 x2 दोनों पॉजिटिव हैं। इट मीन्स नीचे वाली जो टर्म है वो बड़ी आएगी, तो वो हमारे पास ऊपर छोटी टर्म है। तो ये छोटी टर्म जैसे जैसे ये दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी y की वैल्यू छोटी आती जाएगी। इट मीन्स y डिक्रीजेज इन द गिवन रेंज ऑफ x इन द गिवन रेंज। अब हम क्या करते हैं कि x2 जो है वो कीपिंग ऑफ x2 कीपिंग x1 एज कांस्टेंट। यहाँ पे हम x1 को एज कांस्टेंट डील करते हैं और x2 को हम जो है वो वेरी कर रहे हैं, जिसकी वेरिएशन है 0 टू इन्फिनिटी। सो वी कैन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। अब हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है इस फॉर्म में उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो x2 हमारे पास इस केस में अभी हमने कहा कि x1 को हम कांस्टेंट डील कर रहे हैं, x2 जो है वो वेरिएबल है, तो x2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, यहाँ से पहले इसका रिवर्स करेंगे उसके बाद यहाँ से x2 फाइंड आउट करेंगे तो x2 इसके इक्वल आ गया। इसको हमने w ऑफ y का नाम दे दिया। नेक्स्ट हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और इसमें अब x1 फिक्स है ना, वैसे तो हमारे पास होता है g ऑफ x, y, यही जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होता है। अब x1 हमारे पास फिक्स है, इसलिए हमने x की जगह पे क्या लिख लिया, x1 लिख लिया। और ये किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है f ऑफ x1 और y की जगह पे आपने क्या लिख लिया, w ऑफ y, और फर्दर जो है वो w ऑफ y का डेरिवेटिव आ जाता है। तो ये आपके पास f ऑफ x y जो था वो e रेज़ टू द पावर था, f ऑफ x1 x2 जो था ना वो e रेज़ टू द पावर माइनस x1 प्लस x2 था। तो x1 की जगह पे x1 ही रहा, x2 की जगह पे आपके पास x2 आ गया और x2 की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ से जो अभी हमने कैलकुलेट की है, ये वाली वैल्यू रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास g ऑफ x1 y आ गया। अब हमने क्या जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन है उसको फर्दर कैलकुलेट करने के लिए हमने तो x1 को कांस्टेंट डील किया हुआ है। इट मीन्स हमारे पास जो है वो इन टर्म्स ऑफ y आना चाहिए, तो इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x1।
ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x1 जिसकी वेरिएशन क्वेश्चन में गिवन है 0 to इन्फिनिटी, इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास ये वाला पूरे का पूरा एक्सप्रेशन जो है या तो y में आएगा या फिर x1 में आएगा, क्योंकि और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। जब आप इसकी इंटीग्रेट कर लेंगे तो x1 की आप लिमिट्स रिप्लेस करेंगे 0 to इन्फिनिटी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो फंक्शन आएगा उसमें से x1 जो है वो एलिमिनेट हो चुका होगा, उसकी जगह पे आपकी लिमिट्स आ गई होंगी, तो इसलिए ये फंक्शन किसका बनेगा, y का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया h ऑफ y। इंटेग्रल 0 to इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस की, dx1 लगाया, इसको फर्दर इंटीग्रेट किया। अब देखिए यहाँ पे इसका फर्दर डेरिवेटिव मौजूद है कि नहीं है। -x1 y का विद रिस्पेक्ट टू x1 जो है वो -1/y है डेरिवेटिव, तो ये हमने फर्दर डेरिवेटिव यहाँ पे लिख लिया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इस y² को अंदर ऑपरेट करवा लें। खैर जैसे मर्जी टेक्निक्स, इंटीग्रेशन टेक्निक्स आपने पढ़ी हुई हैं, जो मर्जी यूज़ कर लें। तो इस तरह से ये 1 आंसर आ गया। इट मीन्स h ऑफ y जो है हमारे पास 1 आएगा, कब, जब y 0 to 1 के इन बिटवीन होगा। अब ये वाली लिमिट्स किस तरह से आई हैं, हमने पढ़ा कि x2 जो है वो 0 to इन्फिनिटी है, ठीक है, और x1 आपके पास फिक्स्ड है, तो y की लिमिट्स आपने इसी में से निकालनी है जब आप x2 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। एक दफ़ा इन्फिनिटी रिप्लेस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और एक दफ़ा अगर आप 0 रिप्लेस करें तो x1/x1 आ जाएगा। ये देखें y इज़ इक्वल टू x1/x1 प्लस x2 है ना, तो आपकी लिमिट्स x1 तो कांस्टेंट है, ये x2 की लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है ये वाली, ठीक है। एक दफ़ा आपने क्या रिप्लेस किया, इसको यहाँ से 0 रिप्लेस करेंगे, तो जब यहाँ पे x2 की जगह पे 0 आएगा तो y इज़ इक्वल टू x1/x1 आ जाएगा। इट मीन्स ये 1 के इक्वल आ गया। सेकंड क्या है, जब इसकी जगह पे इन्फिनिटी आएगा तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा x1, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें तो वो इन्फिनिटी ही रहता है, तो इट मीन्स ये 0 आ गया। तो आपकी लिमिट्स इस तरह से आती हैं फ्रॉम 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बल्कि एक रिजल्ट है, लेट f of x1 x2 बी द वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये किसकी वैल्यू है, चूँकि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसलिए हमने इसको नाम दिया जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। 2 बातें याद रखने वाली हैं, एक तो जॉइंट है और सेकेंड क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए है x1 एंड x2। इफ़ द फंक्शन गिवन बाय y1 इज इक्वल टू u ऑफ x1 x2, मीन्स आपके पास जो फंक्शंस हैं वो इन टर्म्स ऑफ x1 x2 हैं, आपने उसको y1 को u इन टर्म्स ऑफ u1 लिख दिया और y2 को इन टर्म्स ऑफ u2 लिख दिया। ये किस तरह के फंक्शंस होने चाहिए, पार्शियली डिफरेंशिएबल होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बोथ x1 एंड x2, दोनों विद रिस्पेक्ट टू x1 x2, ठीक है। ये दोनों फंक्शंस जो हैं ये पार्शियली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2 and represent a 1-to-1 correspondence for values with the range of x1 and x2 given by, और ये 1-to-1 जो है वो करेस्पॉन्डेंस रखते हैं। वो बेसिकली ये हम एक रिज़ल्ट अब करने लगे हैं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकें, बजाय इसके कि हम इंटीग्रेशन और इधर उधर के चक्रों में पढ़ें। हम उसको डायरेक्टली एक क्राइटेरिया हम डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन था ना वो इन टर्म्स ऑफ w x1 x2 था, हमने क्या किया, उसको इन टर्म्स ऑफ y1 y2 लिख दिया। मीन्स पहले हमारे पास y1 इन टर्म्स ऑफ x1 x2 था, अब हमने x1 को इन टर्म्स ऑफ y1 y2 लिख दिया और x2 को भी इसी तरह से लिख दिया। अब इनकी जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनेगा y1 y2 का, उसके लिए हम क्या करेंगे, आपके पास f of xy तो गिवन होगा ना, f of x1 x2 गिवन होगा। x1 को भी हमने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ w ऑफ y1 y2, इसी तरह से x2 को भी हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ w ऑफ y1 y2। तो x1 की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू लगा दी, x2 की जगह पे ये वाली वैल्यू लगा दी, किसमें, f of x1, x2 में। उसके बाद ये जैकोबियन साथ में इन्वॉल्व हो रहा है। आपको पता है जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, उनमें से एक टेक्निक जैकोबियन की भी है। तो जैकोबियन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, उसका मॉड आ रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमने लेनी है। तो जैकोबियन की क्या आपके पास फार्मूला होता है, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल y1, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल y2, इसको आप पार्शियल x1 ओवर पार्शियल, इसको आप लिख सकते हैं पार्शियल x1, x2 ओवर
पार्शल y1 कॉमा y2। एक दफ़ा पार्शल x1 विद रिस्पेक्ट टू y1 आ जाएगा, दूसरी दफ़ा पार्शल x1 विद रिस्पेक्ट टू y2 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में x2 के लिए है तो वो पहले विद रिस्पेक्ट टू y1 और फिर विद रिस्पेक्ट टू y2, इसलिए हमने इन पे कंडीशंस लगाई थी कि ये पार्शली डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अब इसके एक एग्जांपल से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। f ऑफ x1 कॉमा x2 जो है, x1 की जो वेरिएशन है वो 0 to 1 है, तो हमने किसकी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, y1 जो है वो हमारे पास इज इक्वल टू x1 प्लस x2, y2 इज इक्वल टू x2। मीन्स y1 जो है वो भी इन टर्म्स ऑफ x1 x2 है, y2 भी इन टर्म्स ऑफ x2 है। तो यहाँ से हमारे पास y1 y2 जो है वो दोनों डिफरेंशिएबल हैं। आपने देखा कि 0 to 1 वेरिएशन है, किसी भी पॉइंट पे अनडिफाइंड नहीं होते, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन इज़ 1 to 1, ये आप चेक भी कर सकते हैं। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ x1 x2। तो x2 तो आपके पास ऑलरेडी ये गिवन है, x1 यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो x1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जैकोबियन भी कैलकुलेट करना है, तो जैकोबियन के अकॉर्डिंग हमने ये वाली सारी कैलकुलेशंस हमने परफॉर्म कर ली और इसको जैकोबियन में रिप्लेस कर लिया, सिंपली उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है g ऑफ y1 कॉमा y2, बेसिकली ये f ऑफ x1 कॉमा x2 इंटू जैकोबियन मॉड होता है। जैकोबियन की वैल्यू 1 आई है और x1 की वैल्यू आपके पास y1 माइनस x2 है, x2 की वैल्यू y2 है। तो ये चूँकि पहले ही 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये 1 ही आएगा। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हैं वो आपने ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चेंज करनी होती हैं, याद से। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने खुद चेंज कर लेनी है। x1 जब 0 से 1 के इन बिटवीन है तो x1 आपके पास y1 माइनस y2 के इक्वल है। दोनों साइड्स पे अगर आप y2 यहाँ पे ऐड करें तो आपके पास y1 की लिमिट्स आ जाती हैं, ठीक है। ये अब आप मुझे लगता है चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट इसी पैटर्न की एक और एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x1 स्क्वायर, z इज इक्वल टू x1 x2। सबसे पहले देख लेना है अपने कि ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं, ट्रांसफॉर्मेशन 1 to 1 है, ये दो कंडीशंस हैं। उसके बाद जैकोबियन की के अकॉर्डिंगली हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए, इसमें रिप्लेस किया, एट द एंड ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की और साथ में ये जैकोबियन मॉड आ गया, जैकोबियन की एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई 1/2y। और इसी तरह से x1 x2 के अकॉर्डिंगली हमने इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस की, तो आपके पास इसका डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरह से आपके पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में आपने याद से चेंज कर लेनी है। इसी तरह से अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए है। एक तो है आपके पास y1, दूसरा y2, थर्ड वन जो है वो y3 के लिए है। सबसे पहले आपने देख लिया कि y1 y2 जो हैं और y3 ये तीनों क्या हैं, डिफरेंशिएबल हैं, 1 to 1 हैं। इनमें से आपने x1 x2 x3 की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, सेम वही पैटर्न पे, ठीक है। अब हम ये पहले जॉइंट के लिए कर रहे थे, अब ये सेवरल वेरिएबल के लिए भी यही टेक्निक है, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी। इसी तरह से आपने जैकोबियन कैलकुलेट कर लिया। जैकोबियन जो है वो अब इस ऑर्डर का हो जाएगा, आपके पास आएगा पार्शियल x1 और साथ में x2 x3 और विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेट आपने करना है पार्शियल y1 y2 y3, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वैल्यूज़ होंगी, पार्शियल y1 y2 y3। इसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लिखना है। किस तरह से लिखना है, पहले पार्शियल x1 फर्स्ट रो में क्या आएगा, पार्शियल x1 ओवर पार्शियल y1, फिर पार्शियल x1 ओवर पार्शियल y2 और थर्ड जो एंट्री है वो पार्शियल x1 ओवर पार्शियल y3। इसी तरह से सेकंड रो में x2 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, थर्ड रो में हम x3 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे और फार्मूला वही वाला रहेगा। सिंपली आपके पास ये जो है थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से f ऑफ x1 x2 x3 में इन तीनों की वैल्यूज़ अब हम रिप्लेस करेंगे और साथ में जैकोबियन आ जाएगा। इसी तरह टेक्निक अगर याद हो तो आप इजीली कर सकते हैं। इसकी आपने इस फॉर्म में लिखा, फिर आपने इसका क्या करना है, इसमें h ऑफ y1 चूँकि हमने कैलकुलेट करना है तो उसको आपने अब 2 वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू कर देना है, dy2 और dy3 के विद रिस्पेक्ट टू आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है। इस तरह से आप डबल इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। लास्ट है ये छोटा सा ही है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक। इसमें क्या होता है कि अगर आपको 2 के जो है वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता है तो आप तीसरे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखें आपके पास mx1 ऑफ t है, ये किसके इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx1। और इसी तरह से ये सेकंड वन जो होता है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx2। अगर आप इनके एडिशन की बात करें तो इसका जो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा उसके लिए ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t यहाँ से आएगा और x1 प्लस x2 ये वाला ऐड हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया।
दोनों को एडिशन है तो दोनों को हमने सेपरेटली इस फॉर्म में लिख दिया। और ये किसकी डेफिनेशन होती है, mx1 ऑफ t की, और सेकेंड वन जो है वो mx2 ऑफ t की डेफिनेशन होती है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वही वाली टेक्निक है, अगर आपके पास पहले तो 2 वेरिएबल्स के लिए थी, अगर ये ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए हो तो सबको आपने सेपरेट लिखा, फिर उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख दिया। इसी तरह से अगर आपके पास x1 x2 जो है वो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं हैविंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स λ1 λ2, ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की जो है वो एग्जांपल है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, अब हमने इसकी अगर कैलकुलेट करनी है तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन टेक्निक को हम यूज़ करने लगे हैं फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले तो आपको उसका मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पता होना चाहिए, जो कि होता है e रेज़ टू द पावर लैम्डा इंटू e रेज़ टू द पावर t माइनस 1। तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए हमने λ1 कह दिया, दूसरे वेरिएबल के लिए λ2 कह दिया। एडिशन के लिए हमने कैलकुलेट करना x1 प्लस x2, तो अभी हमने देखा कि एडिशन के लिए जो है ये सेपरेटली अप्लाई हो जाता है। mx1 ऑफ t की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, mx2 ऑफ t की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। दोनों कंबाइन हो सकते हैं, तो आपको पता है इसका पैरामीटर λ1 होता है और इसका पैरामीटर λ2 होता है। अब इस टर्म के साथ जो पैरामीटर लगा हुआ है वो λ1 प्लस λ2 है। इट मीन्स एडिशन का पैरामीटर जो है वो λ1 प्लस λ2 होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर।